हेलो नमस्कार। चलिए जी शुरू करते हैं ज्योग्राफी के इस लेक्चर में। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने हैं घटना चक्र सीरीज में, मोर देन 1000 प्लस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है। तो बताइए सवाना की जो वृद्धि होगी वो कौन से जो दशाएं आदर्श होंगी। तो इसका आंसर होगा लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। देखो सबसे पहले तो समझ लो जो सवाना होती है इसको जो यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है। मतलब कौन सबसे अधिक स्पीड से जो है ना जो घूम सकता है, तबाही मचा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो। अब आपको ये बताना है ये टॉर्नेडो आता कहाँ है, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड क्या होती है, लगभग 325 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो है ना ये आता है। अब आप समझो इतनी स्पीड से आएगा तो घर वर बिल्डिंग सारी चीज़ें जो है ना गायब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्यापारिक पवनों का कारण है। जो व्यापारिक पवनें होती हैं जिनको ट्रेड विंड बोलते हैं, इनका कारण क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संवहन, ठीक है, कन्वेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो सबको पता होगा, ये ऑलमोस्ट आंसर सबको पता है, चक्रवात। अच्छा, इंडिया में इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं, जो इंडियन ओशियन में आता है। और भी ये इसको बहुत ही अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको ब्लिजार्ड बोलते हैं, यानी बर्फानी तूफान, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लिजार्ड, ठीक है। कभी कभी हिंदी में सीधा ब्लिजार्ड ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ये देखो चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये भी है, लेकिन ये चीनी सागर में आया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको टाइफून बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है, चक्रवात सेम ही होता है, नाम अलग अलग दिए हैं। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जैसे इंडियन ओशियन के आसपास आ रहा है, ये इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन, ठीक है। तो ये साइक्लोन हो गया। हमने बात करी थी चाइना की, यहाँ पर ये देखो टाइफून है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोल रहे हैं। और ये देखेंगे अपन लोग अगर साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के आसपास, तो इसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। तो ये इसका जो है ना ये 4-5 चीज़ें इसको याद रखना इम्पोर्टेंट, ये सारे हैं। ये में से किसी भी का भी पूछ लेंगे कि बताइए अमेरिका में चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, हरिकेन हो जाएगा। इंडिया में तो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, ऑस्ट्रेलिया में विली विली और चाइना में टाइफून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है। तो इसका आंसर बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। इसका आंसर क्या होगा, संवहन, कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख हॉट स्पॉट है। देखिए कुछ हॉट स्पॉट जोन होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। इंडिया में कितने जो हॉट स्पॉट कितने हैं, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ये हिमालय है, द हिमालय बोलते हैं इसको, ये हिमालय, ठीक है। दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, ये इंडो बर्मा, इसको इंडो बर्मा जोन बोलते हैं, ठीक है, इंडो बर्मा। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है, आपको पता ही होगा, ये है ना, ये जितना भी ईस्टर्न जोन है। उसके बाद में जो ये इसके बाद में ये वाला आता है जो अपने क्वेश्चन में था, ये था वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। और बहुत से लोग इसको पूर्वी घाट और भी कुछ आंसर लगा देते हैं, वो गलत है, जबकि इसका आंसर ये। इसके बाद में एक ये है, इसको याद रखना है, इसको बोलते हैं सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हॉट स्पॉट है, मेजर हॉट स्पॉट है, याद रखना, ठीक है। इसको कहीं लिख लो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, इससे क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवहनी वर्षा कहाँ होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहाँ होगी। जो कन्वेक्शनल रेन होती है, पहले 3 प्रकार से वर्षाएं होती है, एक कन्वेक्शनल होती है, एक साइक्लोनिक होती है, चक्रवाती वर्षा एक होती है, और यानी पर्वतीय वर्षा। तो जो संवहनी वर्षा होगी वो कहाँ पे होगी, तो इसका आंसर है विषुवतीय क्षेत्रों में, ठीक है। देख लेते हैं इसको।
देखो जैसे ये चक्रवाती वर्षा है, एक तरफ से जो है ना ठंडी वायु जा रही है, दूसरी तरफ से गर्म वायु आ रही है, आपस में दोनों ये कनेक्ट कर रही है, ये ऊपर उठ रही है, नीचे जा रही है, तो इस प्रकार से एक इसका ये फॉर्म होने लगता है, ठीक है। और ये यहाँ पे बादल बनते हैं तो रेन होने लगती है। हम लोग सेमी वर्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ केवल गर्म वायु जब सन रे बहुत ज़्यादा अर्थ पे आती हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ये बादल बन जाते हैं और यहाँ पर वर्षा इस तरीके से होने लगती है, ठीक है। पर्वतीय वर्षा ये है कि यहाँ से एक जो है ना आर्द्र वायु जा रही है, रास्ते में एक पर्वत मिल गया तो और ये बादल ऊपर की ओर उठ गए। अब जब बादल ऊपर की ओर उठ गए तो इन्होंने क्या किया कि ये ठंडे हुए, ठंडे होकर नीचे इन्होंने रेन करा दी, यानी कि वर्षा करा दी। ये ऐसे तीन प्रकार से होती है और आप समझ गए होंगे। अब ये जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, सामान्य गीली तूफानी जलवायु होती है या सामान्य सुहानी जलवायु होती है। बताना है, ये पूछ रहे हैं कि विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु कैसी होती है। तो जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं वहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। एक तो हॉट मौसम होता है और दूसरा ह्यूमिड मौसम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है और उमस भी बहुत होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु विशिष्टता है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, याद रखना है इसको, ठीक है। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु ये क्या करती है, सर्दियों में जब सर्दी होती है भयंकर तो सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है, सर्दियों में रेन होती है। और ये जो है ना सिट्रस टाइप ऑफ फूड होते हैं, जैसे अंगूर हो गए, अंगूर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितने खट्टे फल होते हैं यहाँ पर इसमें बहुत पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे इसके बेली में यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे, लीबिया मिलेगा, ठीक है, और मोरक्को मिलेगा, यहाँ पे इजिप्ट मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे जितना भी सिट्रस टाइप आपका ग्रेप्स वगैरह की जो खेती होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सिट्रस फ्रूट वहाँ पर बहुत होते हैं, यानी लंबी बेलों वाले जो होते हैं ना वो फल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है। जो नदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसकी अपेक्षा दक्षिणी जो गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर शीतकाल अधिक सख्त क्यों होता है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। जो नदर्न हेमिस्फीयर है, देखो इसका एक और रीजन, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड वाला पोर्शन कुछ ज़्यादा है। तो इस लैंड वाले पोर्शन में जब सूर्य की किरणें आती हैं तो ये लैंड ऑब्जर्व भी कर लेती है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्व कर लेती है तो इसमें कुछ हीट बनी रहती है, लेकिन पानी क्या है ना, ये देर से गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड है यानी भूमि ये भी कम है, इसकी वजह से यहाँ पर जो अंटार्कटिका यहीं भी तो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में तो है, ठीक है, जो अंटार्कटिका वाला पूरा जोन है, तो इसीलिए यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल को क्या कहते हैं, बताइए इसको। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं इसको क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाना, ठीक है। उस महाद्वीप का नाम बताएं जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। अब आप तो इतना तो गेस कर ही पाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका में कहाँ से टुंड्रा प्रकार की पाई जाती है। ये तो पर्वतों में ठंडी जगहों पर पाई जाती है, यूरोप में मिलेगी, एशिया में मिलेगी, उत्तर अमेरिका में मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो पहले यहाँ पर कुछ देख लेते हैं अपन लोग। ये जो टुंड्रा है, ये टुंड्रा वाला क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये टुंड्रा वाला ऊपर वाला है ना, ठीक है। इसी प्रकार की यहाँ पर प्रेरीज के कुछ मैदान मिलते हैं, ये घास के क्षेत्र हैं, ये वाला देखो ये प्रेरीज वाला क्षेत्र है। उसके बाद में ये पंपास वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये पंपास का क्षेत्र है। ये क्या है, ये ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील में ये वाला क्षेत्र। सवाना का ये क्षेत्र है अफ्रीका में, और ये वेल्ड, ठीक, ये सवाना का ये वेल्ड का, इधर सवाना आपको मिल जाएगा, ये स्टेपीज ही मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना और वर्ल्ड के मैप में थोड़ा सा आइडिया रखना कि कौन कहाँ पे मिलेगा, वरना स्टेपीज पूछा गया और लगा के चले आए नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज लगा के चले आए, ठीक है, वो सब मत कर देना, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है। वैसे इसमें तो देखो, इसमें पवन 3 प्रकार की होती है, ठीक है।
तो ये तो वैसे चिनूक होगा, मानसून, व्यापारिक पवन, थल और समुद्र समीर। तो इसका जो आंसर है चिनूक, ये तो ठीक है। इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं, ये लगा लो। और इसको एक बार जो है ना, थोड़ा सा ड्यूबियस क्वेश्चन है ये, इसको एक बार सर्च भी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु प्रभावित होती है। जो शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु किससे प्रभावित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय वायु संहति द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पद या अधिकेंद्र का संबंध किससे है। आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे सीधा सीधा टर्म पूछ लेते हैं। इसका बताओ अधिकेंद्र या एपिसेंटर किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूकंपों से। और भूकंप जहाँ पे आता है वहाँ पे कहाँ होता है एपिसेंटर, ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए कहाँ पे भूकंप में एपिसेंटर कहाँ होता है, उसका फोकस कहाँ पे होता है, और सीस्मिक वे कहाँ पे वो आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पहले देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो सबको ये इसका आंसर पता है, रिक्टर स्केल पर मापते हैं। आप देखो जैसे ये यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। एक चीज़ समझना कि अर्थक्वेक, मान लो ये अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक ऐसे तो आ नहीं जाता है, कैसे आता है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ऐसे आता है जैसे ये फॉल्ट है, ठीक है। इस फॉल्ट में इस तरीके से डाइवर्जन या कन्वर्जन हो गया, या ऊपर नीचे ये चली गई, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो एक चीज़ ये है, इसमें होगा ये यहाँ पर बहुत तेज़ी का जो है ना, एक झटका टाइप का, ये ब्लास्ट टाइप का यहाँ पे फील होगा। ये बहुत बड़ी बड़ी जो प्लेटें होती हैं, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी तो होती नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो सेंटर है ना, ये है ना, इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्वेश्चन ऐसे सीधा बनेगा कि जहाँ पर सीस्मिक वेव उत्पन्न होती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ये क्या है, सीस्मिक वेव या फोकस। फोकस कहाँ होता है, उस स्थान से नीचे, और जहाँ पर इनकी भूकंप की ये तरंगे हैं, भूकंप हमको जहाँ पर पहली बार अर्थ पे फील होगा, यहाँ पे हम लोग तो ऊपर ही यहीं पर रहते हैं, नीचे तो रहते नहीं है। यहाँ पे ये आदमी है, इसको अगर यहाँ पे फील होगा ना, जहाँ तुमको फील हो रहा है उसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। हमको जहाँ पे फील होगा उसको एपिसेंटर बोलते हैं, और जहाँ पे नीचे अगर बात करेंगे तो उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। और ये सीस्मिक वेव के साथ आता है, समझ गए होंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 19 तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी तरंगों को क्या कहा जाता है, समझ गए होंगे सब लोग। इसका इशारा क्या है, सुनामी बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। अब देखो आपके बादलों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जो वैसे पच्छाप जो बादल होते हैं, ठीक है, ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं। इसको जो है ना सर्रस टाइप के बोलते हैं। ऊपर ऊपर आपने देखा होगा, ऐसे उड़ते उड़ते चले जाते हैं। जैसे ये देखो, ये सर्रस है ना, ये सर्रस एबव 80,000 फीट के ऊपर ये मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये क्यूमुलस है, ये बिलो 5,000 के आसपास पाया जाता है, और भयंकर रेनिंग होती है चक्रवात के साथ, तड़े जंजा के साथ। यहाँ पे ये जो बारिश कराता है, इसको स्ट्रेटस बोलते हैं, इसको स्ट्रेटस क्यूमुलस बोलते हैं, अल्टो क्यूमुलस बोलते हैं। ये 6,000 से 20,000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके के बादल, इनमें वर्षा कम होती है। ये भी वर्षा कराता है, ठीक है, और ये भी वर्षा कराते हैं। ये वाले भी वर्षा, जो अल्टो स्ट्रेटस होते हैं, इनसे भी वर्षा हो जाती है थोड़ी थोड़ी, इनसे वर्षा नहीं होती, सर्टो क्यूमुलस से वर्षा नहीं होती। इसको एक बार देख लो, ये एरोसाल हैं, ऐसे ही बादल बनते हैं, ठीक, देख लेना एक बार अच्छे से। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकती है, ये तो सब समझ ही गए होंगे। सुनामी किसके कारण होगी, भूकंप अगर समुद्र के अंदर आ जाएगा या अर्थ में कहीं भी नीचे भूकंप आएगा। कहाँ पे, कहाँ बताया था इन्हें, फोकस। अगर फोकस पे समुद्र में आया, फोकस से जो वेव है, सीस्मिक वेव, अगर समुद्र के ऐसे फील हो गई तो वो क्या करेगा, वेव बन के आ जाएगा, पानी ऊपर उठने लगेगा सीधा जो एपिसेंटर पे, ठीक है। तो उस तरीके से आ जाती है सुनामी। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या होता है, हम लोगों ने अभी टॉर्नेडो डिस्कस ही किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, केंद्र का अत्यधिक निम्न दाब होता है, ठीक है। जो सेंटर होता है, देखो जो टॉर्नेडो कुछ नहीं, चक्रवात ही, नाम ही उसका तो है। और इस साइक्लोन में क्या है, देखो जैसे ये साइक्लोन है, ठीक है, इस साइक्लोन में यहाँ सेंटर पे ना बहुत कम प्रेशर होता है, बहुत निम्न दाब होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फंस जाता है वो सब खत्म होता चला जाता है, इतना मतलब लो प्रेशर जोन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कैटरीना नाम दिया गया था, कैटरीना कैफ मत समझ लेना विकी कौशल को की वाइफ को, ठीक है। ये कैटरीना तो कुछ दूसरा है, ये हरिकेन को नाम दिया गया था कैटरीना, ठीक है। अब हमने उस मैप में डिस्कस भी किया था हरिकेन किसको बोलते हैं। अगर आपने थोड़ा ध्यान से भी देखा होगा
तो भी आप बता दोगे कि हम लोगों ने जो है ना कहाँ पे डिस्कस किया है उसको। अगला देखते हैं, किस प्रदेश में सारा साल वर्षा होती है, मतलब पानी बरसता ही रहता है, कौन सा प्रदेश होता है। देखो पानी कहाँ पे बरसता रहेगा, जहाँ पे प्रॉपर हीट मिलती रहेगी और कन्वेक्शनल टाइप की रहन होती रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषुवती। ठीक है, यहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती है दोपहर 2 बजे तक कि इतना सारा जो है ना पानी ऊपर चला जाता है और बादल बन जाते हैं और 4 बजे तक यहाँ वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जीव जंतु मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा है ना बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी। तो जो भूमध्य रेखा होती है उसके आसपास बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पानी बरसेगा तो पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पानी पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो यानी खाने पीने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ की जो चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, तो बताइए प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पढ़िए चारों ऑप्शनों को। इसका आंसर है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। ठीक है, व्यवसाय की तो हो नहीं सकती, मृदा और जल निकास की हो नहीं सकती, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, तो बताइए जो कोहरा किसके संयोजन से बनता है। धूम कोहरा की किस मतलब क्या होता है, समझे नहीं। स्मॉग हिंदी में बोलते हैं धूम कोहरा, यानी कि स्मोक प्लस फॉग, समझ गए। अब तो आप इसका आंसर दो स्मोक यानी धुआं और कोहरा। ठीक है, अभी कोई तो दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होगा, चक्रवाती तूफान से। अचानक बाढ़ ये ऐसे ही आएगी, बादल आदल फटेगा तो उसमें टाइम भी लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 28, वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं, वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं, बताइए इसका आंसर, वर्षा सिंचित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के नाम बताइए, तो इसके पढ़िए इसके चारों ऑप्शन और बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जलवायु स्थितियाँ। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से दिए, उच्च तुंगता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सूर्य से दूरी का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब यही है कि जो हीट है ये है ना, ये जो है ना लैंड, जो यहाँ पर लैंड भी है, लैंड की वजह से थोड़ी हीट भी ऑब्जर्व कर लेता है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सनलाइट है वो ज़्यादा भी मिल पाती है। ठीक है, इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक मानचित्र में समान दाब वाली, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, और ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, इसका आंसर आप खुद से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, बादल फटने से क्या अभिप्राय है, हर साल आप उत्तराखंड में देखते हो कि बादल फट गया एकदम से, क्या हो गया, उसको क्या मतलब क्या होता है उस बादल फटने का, तो इसका आंसर है भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होगी, उसको बादल फटना कहते हैं, ना कि कोई बादल फट के नीचे आ जाता है। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई बादल फट के नीचे आएगा, उसका नहीं। अगर भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से बहुत भयंकर बारिश होगी तो उसको बादल फटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है, बताइए, पढ़िए ऑप्शन और अपना आंसर दीजिए कि गलत क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचक क्या हैं, तो ये बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र जल तथा जमीनी बर्फ, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं क्या कहते हैं, देखो ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और यही क्वेश्चन बार बार आते भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बारिश और हिमपात की एक साथ होने की क्रिया अवस्था को क्या कहते हैं, बारिश और एकांत, इसको इंग्लिश में स्लीट बोलते हैं। ठीक है, अगर बारिश और बर्फ एक साथ गिर जाए स्लीट बोलते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्फीली बारिश, और हिंदी में बर्फीली बारिश, इंग्लिश में स्लीट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन बारिश के बादल हैं, अब ये आपको बताना है।
बारिश के बादल कौन कौन से हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, एक वर्षा स्त्री मेघ तो हो ही जाएंगे और कपासी वर्षा मेघ हो जाएंगे। उच्च कपासी मेघों से बारिश नहीं होती है, ठीक है, और पच्छाद मेघ जो मेघ होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, उनसे भी बारिश नहीं होती। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भूमंडलीय ऊष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता होगा, अल नीनो। क्वेश्चन नंबर 40, ITCZ क्या है? देखो ITCZ ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ऑप्शन तो बाद में देख लेंगे, ये देख लो, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ एक बार, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, देखो ये 3 रेखाएं होती हैं अपनी, ये एक हो गई अपनी, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई अपनी मकर रेखा, ठीक है। अब जो सूर्य की किरणें होती हैं ना, इनके बीच में ही रहती हैं। जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें नहीं, जो सूर्य होता है हमेशा इनके ही ऊपर से गुजरेगा, इतने बीच से बस, और कहीं से भी नहीं जाएगा ये सूर्य, समझ रहे? तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, यानी कि टू टर्न। तो जहां से टर्न करता है उसको ITCZ बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ITCZ कहलाता है, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर विंड, ये तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, डॉक्टर विंड हरमट्टम को बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर विंड बोलते हैं। और चलती कहाँ है ये भी हमने बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बताइए, कमेंट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 42, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। मतलब जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भूमि की तापमान रात के समय कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थल समीर के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ बच्चक के रूप में, मतलब स्नो ईटर के रूप में जानी जाती है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिनूक, ठीक है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन सही आ रहे हैं, अगर आप कर पा रहे हो, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो लाइक ज़रूर करें, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो पाएगा कि हाँ लोगों को जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। अगर मन लग रहा है तो ही देखिए, पढ़िए, वरना तो जो है ना टाइम पास करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, देखते रहिए। और ये सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ और थोड़ा सा जो है ना समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 जून, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, अब उत्तरी गोलार्ध में मत समझ लेना, ठीक, वरना उत्तरी गोलार्ध का जो है ना आंसर लगा के चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? अब देखो इन्होंने इंग्लिश में ही ऑप्शन दे दिए हैं। अब जो लोग कहते हैं हमें इंग्लिश में समझ नहीं आता, अब देखो बताओ, ऑप्शन ही इंग्लिश में है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। इसको लिखते हैं क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। ये भी इसको जो मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको, उसको भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अब पवन का वेग बढ़ने पर वायु का क्या कम हो जाता है, ये बताइए आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब। जब वेग बढ़ेगा दाब कम हो जाएगा, बेसिक सा फिजिक्स का क्वेश्चन। वायु का प्रसार होता है, तो वायु का प्रसार कब होता है? जब गर्म करोगे तो वायु का प्रसार हो जाएगा, ठीक है। चक्रवात का केंद्र एक सांद्र क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है ना, बिंदु लगा के चले आओ। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसम कहलाती है, ठीक है। मौसम क्या होता है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, वायु वेग आदि के संबंध में वायुमंडल की जो प्रतिदिन की परिस्थिति होती है उसको मौसम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात को विश्व के किन भागों में निम्नलिखित नामों से जाना जाता है? जापान और फिलीपींस में से क्या कहते हैं? देखो आ गया वही क्वेश्चन, और हम लोग वही डिस्कस भी करते थे। टाइफून बोलते हैं,
जो चाइना वाला जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर सब में टाइफून ही उसको बोलते हैं। आयतन के अनुसार वायु में 78% क्या है? अब ये नहीं पता है तो तुम महामूर्ख की श्रेणी में आते हो और बेकार है तुम्हारा कंपटीशन की उसमें तैयारी करना, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, और भी एंजॉय कर सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं। 52 निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और पता भी होगा, ठीक है। भूमध्य रेखी जहाँ पे होगी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो 2-3 बजे तक इतनी गर्मी हो जाती है कि 4 बजे तक बारिश हो ही जाती है, ठीक है। आपको पता होगा जितनी ज़्यादा गर्मी होगी बारिश के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए गर्मी का होना भी अच्छा ही होता है। आयतन के अनुसार वायु में 21%, अरे अब ये तो नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बताइए आर्गन की मात्रा कितनी है, ये आप बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है? अब ये आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व। देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं। चलो किसी का आंसर आया, तो इसका आंसर कितने लोगों ने जो है भूकंप लगाया या ओजोन कितने लोगों ने लगाया? तो तुम सब गधे हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी, ठीक है। इसको प्रकृति की सुरक्षा का वाल्व इसलिए भी कहा जाता है कि जब ये विस्फोट होता है ना, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं अर्थ के, और जो बहुत सारे न्यूट्रिशियस होता है, और जो है ना बहुत सारे ज्वालामुखी, और जैसे कोई भी प्रजाति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आसपास निकल के ख़त्म कर देता है। उसके बहुत सारे रीजन, जिसने ओजोन लगाया है ना, तुम समझ लो कि कितनी अच्छी तुम्हारी तैयारी हो रही है। रात के समय हवा की दिशा कैसी होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थल से समुद्र की ओर। क्यों होती है स्थल से समुद्र की ओर रात के समय हवा की दिशा? क्योंकि जो समुद्र का पानी है ना वो जल्दी ठंडा हो जाता है, यहाँ पर ठंडा हो जाता है, ठीक है। और जो ये रहा स्थल अभी भी गर्म है, ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पे गर्म हवा है, यहाँ की ठंडी हवा है, तो हवा कैसे चलती है? गर्म से ठंडे स्थान की ओर, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर की ओर उठती है, यहाँ पे क्या बन जाता है? हाई प्रेशर जोन, ये लो प्रेशर जोन, ठीक है। तो स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं ऐसी कर इस तरीके की बन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा क्वेश्चन नंबर 56। देखो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति किसका निर्माण करती है? एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में वायु की गति क्या बन जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवन। इधर से उधर जब एयर, देखो जब से यहाँ भी हर जगह एयर है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा एयर और विंड में क्या अंतर होता है। हर जगह एयर है। जब ये एयर मूव करती है लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, लो टू हाई प्रेशर जब मूव करती है तो इसी मूविंग एयर को ही विंड बोलते हैं, ठीक है। विंड क्या है? मूविंग एयर इज विंड, तो इसको ही पवन बोलते हैं। ये चीज़ समझ लो कि विंड और एयर में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर पवन हो जाएगा। आई होप आपको ये 56 क्वेश्चन में से आप 50 या 45 क्वेश्चन कर पाए होंगे। कम से कम 40 क्वेश्चन तो मैं उम्मीद ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आप 40 भी क्वेश्चन कर पाए हैं तो अब अच्छा जा रहे हैं, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कम से कम सीख रहे हैं और भी कुछ पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।